सिक्लिकल स्टॉक्स और सिक्लिकल कंपनीज जनरली वही होती हैं जिनकी सेल्स और रेवेन्यूज जो हैं वो इकोनॉमी रिकवर करने के साथ बढ़ जाएं। जैसे सीमेंट्स हो गए, तो सीमेंट्स में जब इकोनॉमी में तेजी होती है तो सेल भी ज्यादा हो रही होती है, उसी वक्त मार्जिन भी ज्यादा होते हैं। ऑटोज में भी यही होता है, एक रैली की जगह बनती है जिसमें मार्केट जो है वो मार्केट की अर्निंग्स यील्ड 10 ईयर पीआईबी के पास आ जाए। और वो मेरा ख्याल है जैसे ही ये फुटसी रीबैलेंसिंग खत्म होती है और कुछ आईएमएफ के ऊपर क्लैरिटी आती है तो एक रैली की पॉसिबिलिटी है, लेकिन किसी को नहीं पता क्या होगा। रिटर्न टारगेट ही 16, 18, 20% करना चाहिए। किसी कोई साल बहुत अच्छे गुजरेंगे, कोई साल बहुत बुरे गुजरेंगे, लेकिन ये 16-18% ओवर द लॉन्ग टर्म। 1000 का इंडेक्स 2000 में आज 80,000 हो गया। तो जिसने 1000 रुपए 2000 में डाले थे आज उसके पास 80,000। मिल्लत का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है बिजनेस का वो 100% से ज्यादा है, और अल गाजी का मेरा ख्याल है लास्ट ईयर का कोई 88%। सीमेंट के ये रिटर्न्स ऑन इक्विटी ना 15% के आसपास होते हैं, विच बेसिकली मींस कि ये इन इटसेल्फ बहुत अच्छे बिजनेसेस नहीं है। कोई रिटेल इन्वेस्टर जिसको बहुत ज्यादा नहीं पता है उसके लिए बहुत बेहतर होता है कि 20 गुड क्वालिटी कंपनीज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स के 4-5 सेक्टर्स भी हों, और हर सेक्टर में जो है वो 3-4 कंपनीज हों, और टोटल एक 20 कंपनीज का पोर्टफोलियो बने। जो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, उनके आउटकम्स जनरली, एटलीस्ट मुझे फील हुआ है, मैं किसी डेटा से नहीं कह रहा, बट साइकोलॉजिकली ज्यादा आसान होता है एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी एवरी मंथ। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम खिजर भाई, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। यूसुफ भाई, आप के तारफ़ की ज़रूरत नहीं करवाने की। आप हमारी स्टॉक मार्केट वालों की हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हैं। इसलिए मैं पहले क्वेश्चन पे चलूँगा कि आजकल मार्केट को आप किस तरह देखते हैं? एक काफ़ी अरसे से मार्केट जो है साइडवेज़ ही है। क्या हो रहा है? ये अकमुलेशन हो रही है या कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है? अच्छा खिजर भाई, मेरे हिसाब से तो देखें, जो नॉर्मली ही मैं बात करता हूँ कि इस तरह देखने का कोई बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है कि पिछले 1, 2, 3 महीने में क्या हुआ है। मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट ये देखना है कि पिछले साल में मार्केट बहुत ऊपर है, और मेरा ख्याल है काफी अंडरस्टैंडेबल है जो पिछले एक साल में परफॉर्मेंस हुई है। तो हुआ यही है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो पिछले साल में काफी नीचे आए हैं पीक से। दूसरा, आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो कम्प्लीटली डिफॉल्ट होने का खर्चा था एक साल पहले तक, वो अब काफी कम हो गया है और ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अगर 25 तारीख को इंशाल्लाह आईएमएफ हो जाता है तो फिर पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के चांसेस इन द नियर टर्म बहुत कम हो जाएंगे। तो देखें, मार्केट पूरे एक साल में रैली की है। अगर थोड़ा सा नंबर्स के ऊपर सोच लें तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट की जो अर्निंग्स यील्ड है ना वो तकरीबन 15.1% है, और इस वक्त 10 ईयर पीआईबी जो है वो 13.5% से नीचे आ गया है। तो 13.1, 13.2 हो गया है। और जनरली ओवर द लास्ट 10-20 ईयर स्टॉक मार्केट की जो अर्निंग्स यील्ड है, मतलब टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय स्टॉक प्राइस, तो अर्निंग्स यील्ड जो है वो 10 ईयर पीआईबी से थोड़ी सी नीचे ही रही है हमेशा। तो एक रैली की जगह बनती है जिसमें मार्केट जो है वो मार्केट की अर्निंग्स यील्ड 10 ईयर पीआईबी के पास आ जाए। और वो मेरा ख्याल है जैसे ही ये फुटसी रीबैलेंसिंग खत्म होती है और कुछ आईएमएफ के ऊपर क्लैरिटी आती है तो एक रैली की पॉसिबिलिटी है, लेकिन किसी को नहीं पता क्या होगा। जो ज्यादा जरूरी चीज स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है वो यही है कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के बारे में सोचें, रादर देन एक महीने के बाद मार्केट क्या होगी, 2 महीने के बाद क्या होगी, 3 महीने के बाद क्या होगी, क्योंकि वो फोकास्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। अगर मेरे हिसाब से तो अगर कोई कहता है कि वो शॉर्ट टर्म फोकास्ट कर सकते हैं तो वो मेरा नहीं ख्याल है बात सुननी चाहिए। तो देखें देखें, दो वजह से मार्केट बढ़ी है अभी तक, और वही दो वजह से मार्केट आगे भी बढ़ सकती है। एक चीज है अर्निंग्स में ग्रोथ, के भाई कंपनीज की जितनी अर्निंग्स थी, अर्निंग्स काफी हद तक रिकवर की है। दूसरी चीज जो हो रही है ऑन दी अदर हैंड वो हो रही है इंटरेस्ट रेट्स। तो देखें,
स्टॉक प्राइस बेसिकली आगे की सारी अर्निंग्स डिस्काउंट हुई हुई होती है ना आज की तारीख में। तो अगर आप डिस्काउंट रेट चेंज कर देते हैं, अगर आप इंटरेस्ट रेट नीचे ले जाते हैं तो स्टॉक प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। अगर आप आगे अर्निंग्स की फोरकास्ट ऊपर ले जाते हैं तो भी स्टॉक प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। तो यही दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जिनसे स्टॉक प्राइसेस डिटरमिन होती हैं। फिर इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें अर्निंग्स, एक तरीके से अर्निंग्स और इंटरेस्ट रेट्स को ही डिटरमिन कर रहे होते हैं। ये पाकिस्तान में पॉलिटिक्स भी खराब होती है तो उसका एंड इम्पैक्ट यही होता है कि पॉलिटिक्स बहुत खराब होने की वजह से फिस्कल डेफिसिट्स बड़े होते हैं, फिर करंट अकाउंट डेफिसिट्स होते हैं, फिर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होती है, और फिर वो इन्फ्लेशन होने की वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स भी खराब होती है वो अल्टीमेटली इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट्स को ही करती है और अर्निंग्स को ही करती है हालात खराब होने से। तो मार्केट अच्छी लगती है, इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हुए लगते हैं, अर्निंग्स ऊपर जाते हुए लगती हैं फॉर मोस्ट सेक्टर्स। कुछ सेक्टर्स में होंगे इश्यूज जाहिर है फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी यही है कि 10, 15, 20 स्टॉक्स हों पोर्टफोलियो के अंदर, और वो हर महीने उसके अंदर जो है वो ऐड करते जाएं और समझ के चीजें करें, और हर महीने स्टॉक्स ऐड करें, और वो देखते ही देखते कुछ साल में पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो जाता है। यूसुफ भाई, हम सिक्लिकल की बहुत बात सुनते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई होते हैं तो लोग सिक्लिकल जो स्टॉक्स हैं उनसे अवॉइड करते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट्स की जो एक ट्रैजेक्टरी है वो नीचे की तरफ होती है तो सिक्लिकल स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। हमें एक थोड़ा सा सिक्लिकल 101 पे एक दें हमें एक इंट्रो कि ये सिक्लिकल स्टॉक्स क्या होते हैं और इनका इंटरेस्ट रेट से क्या ताल्लुक होता है, और अभी जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे हैं तो पाकिस्तान में कौन से ऐसे सिक्लिकल स्टॉक्स या सेक्टर्स हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए। देखिए, सबसे पहली जो जरूरी चीज किसी भी इन्वेस्टर के लिए, स्पेशली रिटेल के लिए समझना जरूरी है कि अगर सिक्लिकल्स लेने हैं या कोई भी स्टॉक लेना है तो उसमें पोर्टफोलियो में पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सही, तो वो अब आपकी जितनी समझ है उसके हिसाब से आपको कोई स्टॉक 5% करना है, 10% करना है, 20% करना है, 25% करना है ऑफ द पोर्टफोलियो। पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, पोजीशन साइजिंग ये इंश्योर करती है कि अगर आप गलत हो गए किसी चीज में तो वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कैटास्ट्रॉफिक ना हो, या आपके पूरे साल का रिटर्न इसलिए नहीं खराब हो जाए क्योंकि आपने पोजीशन साइज गलत ले ली। तो सिक्लिकल्स में भी खास तौर पे सिक्लिकल्स में इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है कि पोजीशन साइज कंट्रोल में हो। देखिए, सिक्लिकल स्टॉक्स और सिक्लिकल कंपनीज जनरली वही होती हैं जिनकी सेल्स और रेवेन्यूज जो हैं वो इकोनॉमी रिकवर करने के साथ बढ़ जाएं। जैसे सीमेंट्स हो गए, तो सीमेंट्स में जब इकोनॉमी में तेजी होती है तो सेल भी ज्यादा हो रही होती है, उसी वक्त मार्जिन भी ज्यादा होते हैं। ऑटोज में भी यही होता है। जनरली अगर आप ये ब्रोकरेज हाउसेस के स्टॉक्स भी देखें तो इनके साथ भी यही होता है कि तेजी में तेजी होती है और जब मंदी होती है तो अचानक से जो है वो काफी रेवेन्यू भी गिर जाता है, मार्जिन भी हिट हो जाते हैं, सेल भी नहीं हो रही होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिक्लिकल स्टॉक्स के। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट्स जब ऐसा नहीं है कि सिक्लिकल स्टॉक्स अभी भी नहीं चले हैं, पिछले साल के अंदर भी, पिछले 2 साल के अंदर भी। तो आप सीमेंट्स भी देखें, सीमेंट्स भी लोज से डबल या ज्यादा ऊपर हैं। ऑटोज में भी हमने काफी बड़ी रैलीज देखी हैं। आपको अगर याद हो तो हमारी आपकी शुरू की पॉडकास्ट में हमने पार्क सुजुकी डिस्कस किया था फॉर एग्जांपल। तो पार्क सुजुकी 100 से कोई 600 पे डीलिस्ट हुआ, साजगार कोई 60 रुपए से आज ये प्राइस है, गंधारा में भी ये हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिक्लिकल स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत चल नहीं गए। तो हाँ, सिक्लिकल्स की पोर्टफोलियो में एक जगह बनती है, लेकिन वो जगह जो है वो कंट्रोल्ड एक पोजीशन साइज होना चाहिए। ये ना हो कि आप 100% सिक्लिकल्स हो गए और फिर जो आप सोच रहे थे वो नहीं हुआ, तो वो पोर्टफोलियो के लिए बहुत ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो। तो देखें, ये वो कंपनीज है जिनकी सेल्स और मार्जिन बढ़ जाते हैं विद द इकोनॉमी रिकवरिंग। अभी इकोनॉमी ने अभी रिकवर करना स्टार्ट किया, अभी क्राइसिस खत्म हुआ है। सीमेंट्स में हम देख रहे हैं 20-25% जो है वो सेल्स डिक्लाइन हुई है। ऑटोज की सेल आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रही है। अगर हम एटलस होंडा देखें तो बाइक्स की सेल अब रिकवर कर रही है। स्टील में बहुत ज्यादा कैपेसिटी आ गई थी 2016, 17, 18 में, तो स्टील में अभी भी कुछ मसले मसाइल हैं। और गाड़ियों में जो अभी इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न सबका है वो ये है कि कंपटीशन से क्या होगा। आज तक पाकिस्तान में अगर हम 2000 से लेकर अभी तक 2 साइकिल्स देखें
तो खिजर भाई अभी तक ये होता रहा है कि 3 कंपनियां होती थी, जब तेजी होती थी तो सब पैसे कमाते थे और जब मंदी होती थी तो सेल्स स्लो डाउन हो जाती थी। उसमें इंडस था फॉर एग्जांपल ऐसा, जो रिगार्डलेस ऑफ तेजी हो या मंदी हो कुछ कैश बनाता रहता था। और जनरली ये होता था कि होंडा मंदी में बिल्कुल गाड़ी नहीं बेचता, सुजुकी इंडस कुछ ना कुछ करते रहते थे। इस दफा गाड़ियों में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। इस दफा गाड़ियों में काफी कंपनीज आ गई हैं। तो आप दीवान देखें तो दीवान भी कुछ कर रहा है, आप गंदारा की भी गाड़ी है, साजगार की भी गाड़ी है, और ऐसी दूसरी कंपनीज भी हैं, और अब हपको जो है वो बीवाईडी लेके आ रहा है। तो इस दफा ऑटोज को समझना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो सेक्टर अब उतना सिंपल नहीं है जितना पहले होता था। बाइक्स में ऑन दी अदर हैंड ये हो रहा है एटलस होंडा वाली साइड पे, एटलस होंडा के सामने समझ लें 2 दफा कंपटीशन आया है। एक 2010 से 13 तक आया है और एक जो है 2015 16 17 में आया है। तो होंडा, एटलस होंडा ने दो साथ दोनों दफा यही हुआ है कि जब मंदी खत्म होती है तो एटलस होंडा दोबारा 90% मार्केट शेयर पे बैठा होता है। लेकिन उस एंड पे भी कंफ्यूजन है। उस एंड पे भी हिजर भाई कंफ्यूजन ये है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स क्या करेंगी। अभी शायद फीजिबल नहीं है, एटलीस्ट होंडा वालों का तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान में $1000 से, पाकिस्तान में $600-700 की बाइक की मार्केट ज्यादा बढ़ी है और जो महंगी बाइक्स हैं उनकी मार्केट छोटी है। और अभी तक तो फिलहाल ऐसे ही लग रहा है कि ई बाइक्स ने बहुत ज्यादा पिकअप नहीं किया है और उसकी जगह नॉर्मल मोटरसाइकिल जो पेट्रोल वाली होती है वो, उसकी सेल्स वापस रिकवर हो रही हैं। इसी में ऑटोज में हमारे पास मिल्लत अल गाजी भी हैं। अल गाजी सिग्निफिकेंटली ज्यादा सस्ता लगता है मिल्लत से। अभी भी लास्ट क्वार्टर भी अच्छा आया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ट्रैक्टर स्कीम्स भी आई हुई है अभी इस वक्त। केस ने एक छोटी सी रिपोर्ट भी लिखी थी अलगाजी के ऊपर, तो अगर किसी को वो देखनी हो तो वो भी देख लें। क्योंकि देखें ट्रैक्टर्स में क्या हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर बोथ मिल्लत एंड अलगाजी। हमारी एज अ हाउस जो है वो ज्यादा हमें पसंद अलगाजी है बिकॉज इट्स चीपर। और अलगाजी सस्ता मेजरली इसलिए लगता है किजर भाई क्योंकि अलगाजी ना पिछले 2 साल से डिविडेंड पे आउट नहीं कर रहा है। डिविडेंड पे आउट एक तो ट्रैक्टर कंपनीज के सेल्स टैक्स इशू की वजह से नहीं कर रहा है, बाकी इसलिए भी शायद नहीं कर रहा है क्योंकि पिछले 2 साल से डिविडेंड रिपैट्रिएशन इश्यूज थे। तो ऐसा हो सकता है इस दिसंबर से या नेक्स्ट जून से जो है वो अलगाजी पे आउट करना शुरू कर दे। तो अगर पे आउट करना शुरू कर देगा तो फिर लोग उसको मिल्लत की तरह देखना शुरू कर देंगे। मिल्लत अगर 12 टाइम्स अर्निंग्स पे है तो ये 5-6 टाइम्स अर्निंग्स के आसपास है। तो तकरीबन यही कंपनीज है जो सिक्लिकल्स में। बाकी ब्रोकरेज हाउसेज वगैरह हैं वो बहुत ही स्पेशलाइज, किसी को बहुत समझ के कोई चीज करनी हो तो देखा जा सकता है। बस ज्यादा जो जो मैं चाहूंगा कि रिटेल वाले एटलीस्ट करें वो है कि जिन कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस थोड़ी अच्छी है और जहां लगता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ख्याल रखा जाएगा, people should stick to those companies rather than trying out names जिनमें पता है कि स्पॉन्सर जो है वो जरूरी नहीं है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ख्याल रखे। सीमेंट्स में भी यही है। सीमेंट्स में भी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जहां पे थोड़ी गवर्नेंस अच्छी हो। और बेसिकली देखें करना क्या है, करना यह है कि आपको एक पोजीशन बनानी है सीमेंट्स में। वो इट कैन बी 5% ऑफ द पोर्टफोलियो, इट कैन बी 10, इट कैन बी 15, इट कैन बी 20 डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी समझ है और आपको रिलेटिवली वैल्यूएशंस कितनी सस्ती लगती हैं। और उसके बाद फिर आपको हर महीने, जाहिर है जब आपकी सैलरी आए तो आपको हर महीने उन्हीं स्टॉक्स के अंदर 10 15 20 जो आपने टोटल पोर्टफोलियो में लिए हैं आपको हर महीने उसके अंदर कैश ऐड करना है। और क्योंकि आपके पास 15 20 कंपनीज होंगी पोर्टफोलियो में तो स्टॉक पिकिंग इतनी मैटर नहीं करेगी जितना हर महीने पैसे डालना और उसकी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मैटर करेगी। क्योंकि इससे देखें जनरली पोर्टफोलियोज को इन द लॉन्ग टर्म कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने कोई एक पोजीशन पे एक छक्का मार दिया। ज्यादा फर्क इससे पड़ता है कि आप रेगुलरली कितना रेगुलर इंटरवल से आप जो है वो कैश पोर्टफोलियो के अंदर डालते हैं, आप कितनी गलतियां कम करते हैं। असल तो देखें पोर्टफोलियोज में ये करना होता है ना कि आप कोई कैटेस्ट्रॉफिक गलती नहीं करते हैं, आप कोई इतनी बड़ी पोजीशन पे गलती ना कर दें कि उससे आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न हिट हो जाए और कोई बड़ा ड्रॉ डाउन हो जाए पोर्टफोलियो के अंदर। तो ज्यादा जरूरी डिसिप्लिन है कि हर महीने कैश डाला जाए, डाइवर्सिफाइड रहा जाए और इसको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल यूज किया जाए। लेकिन अगर डेट पे लॉन्ग टर्म 10% बनता है तो इक्विटीज पे 16-18% बनते हैं।
तो जो करने की कोशिश कर चाहिए वो ये है कि भाई अगर लॉन्ग टर्म 18 बनता है, अगर आपने 20 बना लिया तो बहुत ही अच्छा आउटकम, अगर आपने 26 बना लिया तो बहुत ही अमेजिंग आउटकम। अभी क्योंकि पिछले साल मार्केट डबल हुई है तकरीबन, तो अब सबको ये बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को लगेगा कि अब अगले साल भी वो पैसे डबल कर सकेंगे, बट बार बार ऐसे नहीं होता है। मार्केट का लॉन्ग टर्म रिटर्न है 16 से 18%, जिसका मतलब ये है कि और यही जनरली रिटर्न ऑन इक्विटी भी है कंपनीज का, और यही जनरली अर्निंग्स ग्रोथ भी है। तो अगर 16-18% का रिटर्न बनता है तो लॉन्ग टर्म रिटर्न 16-18 ही बनेगा, जिसमें किसी साल अगर पैसे आधे होंगे तो 2 साल शायद डबल भी होंगे, किसी साल 40% नीचे होगी मार्केट, किसी साल 80% ऊपर होगी। और इसको टाइम करना कि किस साल में क्या होगा ये तकरीबन इम्पॉसिबल होता है, और रिटर्न टारगेट ही 16-18-20% करना चाहिए, क्योंकि किसी कोई साल बहुत अच्छे गुजरेंगे, कोई साल बहुत बुरे गुजरेंगे, लेकिन ये 16-18% ओवर द लॉन्ग टर्म, 1000 का इंडेक्स 2000 में आज 80,000 हो गया। तो जिसने 1000 रुपए 2000 में डाले थे, आज उसके पास 80,000 रुपए। यूसुफ भाई थैंक यू। एक एक करके आपका व्यू ले लेते हैं ब्रीफली अबाउट डिफरेंट सिक्लिकल सेक्टर्स। तो सबसे पहले अगर हम सीमेंट की बात करें तो मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब हमने पॉडकास्ट की थी काफ़ी पहले, उस टाइम आपने रिकमेंड किया था सीमेंट के स्टॉक्स भी, ऑटो के भी रिकमेंड किए थे, ऑटो पार्ट्स के भी रिकमेंड किए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सिंस देन। अगर अगर हम सीमेंट की बात करें तो आपका व्यू क्या है कि सीमेंट में जो ये इंटरेस्ट रेट्स की प्राइसेस हैं वो प्राइस्ड इन हो चुकी हैं, जो ग्रोथ आनी थी वो प्राइस्ड इन हो चुकी है या अभी भी पोटेंशियल है? मैं तो नॉर्मली लकी को ही रखता हूँ, वो एक मल्टीपर्पज़ है, होल्डिंग है, लेकिन मुझे याद है आपने मैपल लीफ को पसंद किया था दैट टाइम जब हम बात कर रहे थे। सो ओवरऑल आपका सीमेंट सेक्टर के बारे में क्या व्यू है, और आजकल आप के ख्याल में कौन सी कंपनी है जो कि बेटर परफॉर्म कर सकती है? देखिए, पोर्टफोलियो में डेफिनेटली जगह बनती है। सेक्टर में जाहिर है कुछ हेडविंड्स हैं। एक हेडविंड तो ये है कि डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गई है, सही है, और गवर्नमेंट के पास पैसे खर्च करने के लिए भी नहीं है, तो मोस्ट लाइकली डिमांड साइड जो है वो शेकी रहेगी। और दूसरे एंड पे ये है कि कैपेसिटी बहुत ज्यादा आई है जाहिर है पिछले सालों में, तो उसकी वजह से भी जो है वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी कम है। बट जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर करेगी, और इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करेगी, इकोनॉमी ये नहीं होगा कि अब आईएमएफ हो गया तो नेक्स्ट मंथ से जो है वो 25% डिमांड ग्रोथ आ जाएगी। इकोनॉमी भी मोस्ट लाइकली आहिस्ता आहिस्ता वापस ग्रो करेगी। तो पोर्टफोलियो में डेफिनेटली जगह बनती है सीमेंट स्टॉक्स की, बट ये भी समझना बहुत जरूरी है कि देखें, ये सीमेंट स्टॉक्स एटलीस्ट मैं जब इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ तो मैं ये सोच के ले रहा होता हूँ कि ये अगर $100 का या $80 का नया प्लांट लगता है तो अभी ये मुझे कितने का मिल रहा है। और देखें, ये कोई बहुत अच्छे बिजनेसेस नहीं है। अच्छे बिजनेसेस वो होते हैं जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत हाई। अब जैसे फर्ज करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अल गाजी ट्रैक्टर और मिल्लत ट्रैक्टर जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो मिल्लत और अल गाजी ट्रैक्टर का, मिल्लत का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है बिजनेस का वो 100% से ज्यादा है, और अल गाजी का मेरा ख्याल है लास्ट ईयर का कोई 88% है। सीमेंट के ये रिटर्न ऑन इक्विटी ना 15% के आसपास होते हैं, विच बेसिकली मीन्स कि ये इन इटसेल्फ बहुत अच्छे बिजनेसेस नहीं है। और ये बहुत अच्छे बिजनेसेस फॉर मल्टीपल मल्टीपल वजहों से नहीं है। देखें, एक तो ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम बेचते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं और एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कोई कस्टमर के साथ बहुत ज्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं होती। मतलब अगर एक सीमेंट प्लेयर प्राइस गिरा दे तो सबको गिरानी पड़ती है, आप अकेले प्राइस बढ़ा नहीं सकते, आपकी कस्टमर के साथ कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है, आपकी अपने सप्लायर्स के साथ कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है। फिर जब आप प्राइस बढ़ाते हो तो गवर्नमेंट आ जाती है। तो दीज आर नॉट वेरी गुड बिजनेसेस। जो जो इनको अट्रैक्टिव कर देता है फ्रॉम टाइम टू टाइम वो प्राइस होती है, और वो प्राइस इस तरीके से होती है कि देखें, ये $5-10 पर टन पे भी मिलना शुरू हो जाता है। साल डेढ़ साल पहले बहुत सस्ते मिल रहे थे सीमेंट्स, अभी भी बहुत सस्ते हैं। अब जैसे फर्ज कर, और सीमेंट्स को ना खरीदना भी बुके बना के चाहिए कि आप एक सीमेंट स्टॉक कभी भी ना खरीदें। जो लोग पहले से मार्केट में हैं उनको अच्छी तरह याद होगा कि फौजी सीमेंट का एक साइलो गिर गया था, और फौजी जो है वो उस वक्त स्टार सीमेंट कंपनी थी, और बहुत सारे लोगों के पास जो एटलीस्ट डिविडेंड प्लेज और सेफ के लिए सेफ सीमेंट प्लेयर चाहते थे, तो वो अपने पास फौजी सीमेंट रखते थे। और हुआ ये कि साइलो गिर गया, और उसके बाद साल 2 साल जब तक वो सही नहीं हुआ तो वो स्टॉक काफी नीचे रहा, और काफी लोगों को जो है वो
मतलब पोर्टफोलियो रिटर्न्स काफी खराब हो गए उनके। तो जरूरी है कि बुके बना के लें। तो अगर आप ले रहे हैं तो आप मेपल भी लें और आप फौजी भी लें और आप चिराड भी लें और आप मतलब आप 3-4 स्टॉक्स का बुके बना के ले लें, जिसके अंदर सारे कुछ हैं जो ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। मेपल अभी भी सस्ता है, फौजी सीमेंट भी अच्छा लगता है, गरीबवाल सीमेंट अच्छा लगता है, 3-4 सीमेंट स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। ओवर द साइकिल मोस्ट लाइकली सारे ही बढ़ जाएंगे। आ, बस सबको अपनी जाहिर है कंफर्ट, किसको किस स्पॉन्सर से कंफर्ट है, किसको वैल्यूएशन से ज्यादा कंफर्ट है, किसको ज्यादा डिविडेंड्स पसंद है। देखें अभी जैसे आज पाइनियर ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, तो कोई भी अगर डिविडेंड से ज्यादा कंफर्टेबल है तो उसको उसके लिए पाइनियर अब एक अच्छा प्ले हो गया। यूसुफ भाई, आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ऑटो के बारे में कि काफ़ी मुश्किल है अभी इसको अंडरस्टैंड करना, ड्यू टू बहुत सारे न्यू प्लेयर आ गए हैं इसमें। सुजुकी होती थी, वो डीलिस्ट हो गई है। बहुत सारे जो लोग हैं, हाउसेज हैं, वो इंडस मोटर को पसंद करते हैं या रिकमेंड करते हैं। होंडा है, वो इतना कोई उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया अभी तक। अम, साजगार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इवन गंदारा, निसान नाम चेंज हो गया उसका, शायद गंदारा ऑटो मोबाइल है या जीएल। सो उसने भी अच्छा परफॉर्म किया। तो अभी अभी आपका क्या व्यू है कि इसमें से अगर एक पिक रखनी हो तो कौन सी होनी चाहिए? आप गाजी कह रहे हैं, क्या ट्रैक्टर्स में से रख लेनी चाहिए? टू बी ऑनेस्ट मुझे ट्रैक्टर्स और बाइक्स जो है ना वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन एट दिस पॉइंट लग रहा है देन गाड़ियों की कंपनी, जिसमें जाहिर है एक बहुत बड़ा चांस है कि ऑटोज में जो सेल्स होंगी उससे भी जाहिर है ऑटो सेक्टर में रैली भी होगी। मतलब अगर किसी का कोई मॉडल चल जाता है या साजगार की ज्यादा गाड़ियां बिकनी शुरू हो जाती हैं या होंडा की, तो मोस्ट लाइकली वो मिस भी हो जाएगा। बट क्योंकि कंफ्यूजन है तो इसलिए मेरी ज्यादा प्रेफरेंस इस वक्त बाइक्स और ट्रैक्टर्स है। कि ट्रैक्टर्स में मुझे पता है गवर्नमेंट जो है वो एक बायर आ गई है, स्टॉक सस्ते हैं। बाइक्स में भी यही है। बाइक्स में बस एटलस होंडा में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो सोचने की है वो ये है कि एटलस होंडा की अर्निंग्स का एक बड़ा पोर्शन अदर इनकम से आता है। जो एटलस होंडा के पास जो कैश रखा हुआ होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम होती है, और जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो वो इंटरेस्ट इनकम कम हो जाएगी, लेकिन दूसरी साइड में बाइक्स की सेल बढ़ जाएगी। तो और इंडस और एटलस होंडा जो है वो 60% तकरीबन पे आउट भी कर देता है। तो अगर 100 रुपए अर्निंग आती है तो 60 रुपए डिविडेंड भी आ जाता है। तो ट्रैक्टर्स और बाइक्स दोनों के अंदर पे आउट्स भी अच्छे हो जाते हैं, बट कोई बहुत ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ जो है या बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म वॉल्यूम ग्रोथ जो है ना वो नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। बाइक्स में फिर भी हो सकता है, ट्रैक्टर्स में थोड़ा सा मुश्किल लगता है को बहुत ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ। बट फिर भी मतलब अभी हम हिस्टोरिकल लेवल से नीचे हैं तो ट्रैक्टर्स में फिर भी कुछ रिकवरी आ सकती है। स्पेशली ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्कीम है 20,000 ट्रैक्टर्स की, इससे काफी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो खिजर भाई उसके बाद मेरा ख्याल है एक रह जाता है हमारे पास ऑटो पार्ट्स। तो ऑटो पार्ट्स में हमारी मेरा ख्याल है स्पेल पे बात हुई थी एक दफा पहले। और स्पेल में फिर ये हुआ है कि स्पेल 12-15 रुपए से और बढ़ के और बुक वैल्यू से अब सिग्निफिकेंटली ऊपर चला गया है। आज लोड्स का रिजल्ट अच्छा आया है तो लोड्स काफी बढ़ गया है। एक कंपनी जो देखी जा सकती है जिसपे हमने चेस पे एक रिपोर्ट भी लिखी थी वो पैंथर टायर्स है। तो पैंथर टायर्स को देखा जा सकता है। पैंथर में एक प्लांट आया है अभी, बाकी डिटेल्स जो है वो आप लोग रिपोर्ट से भी हमारी देख सकते हैं। बट देखें ऑटोज में वॉल्यूम वापस आते आते थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स एक दफा गिर जाएंगे तो फिर काफी स्पीड से दोबारा गाड़ियां वापस बिकनी शुरू हो जाएंगी। तो उसमें देखना ज्यादा जरूरी है कि स्पेल को ज्यादा फायदा होगा या लोड्स को ज्यादा फायदा होगा। स्पेल अब काफी बढ़ गया है तो अब उस तरह की अपसाइड जाहिर है नहीं होगी, बट उसके अंदर से जो है ना वो चीजें ढूंढनी होंगी। बट एक मेजर रैली हो चुकी है तो अब ज्यादा जरूरी है कि उसमें से ढूंढने के भाई किधर अर्निंग ज्यादा आ सकती है। और वही ऑटो पार्ट्स में भी करना चाहिए कि डाइवर्सिफाइड बुके ले लेना चाहिए स्टॉक्स का। ये 3-4 चीजें देख ली ताकि किसी एक कंपनी में अगर कोई मेजर इशू आए तो उससे पूरा पोर्टफोलियो जो है वो हर्ट ना हो। यूसुफ भाई, लास्ट टाइम हमने जर्नल टायर, जिसको गंदारा टायर कहते हैं, वो भी डिस्कस किया था। उस पे काफ़ी लेवरेज्ड कंपनी है, और हमारा व्यू था कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, एक तो इसको वहाँ से फ़ायदा होगा, दूसरा
जो टायर्स वगैरह की ग्रोथ होगी वो भी थोड़ी सी पिकअप करेगी। सो आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? देखें उसमें स्टोरी तो वही है कि जैसे ही जाहिर है इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने शुरू होंगे। देखें अभी तक भी हमें रेट्स तो नीचे आ गए हैं, लेकिन रेट्स का कोई अर्निंग्स इम्पैक्ट मेजर अभी तक नहीं आया है। वो आते आते मेरा ख्याल है साल और लगेगा कि एक दो और कट्स हों और उसके बाद अर्निंग्स इम्पैक्ट आना शुरू हो और सेल्स रिकवर होना शुरू हो, थोड़ी इकोनॉमी रिकवर होना शुरू हो, तो अर्निंग्स वापस आना शुरू हो। लास्ट जो रिजल्ट आया है वो तो टू बी ऑनेस्ट जनरल का तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। तो अब थोड़ा सा जाहिर है यही यही इसके अंदर देखना है कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने से क्या होगा। लेवरेज काफी ज्यादा है, एक दफा इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ जाएंगे तो फिर अर्निंग्स काफी अच्छी आनी शुरू हो जाएंगी। यूसुफ भाई, ग्लास सेक्टर को किस तरह देखते हैं? ग्लास में तारक ग्लास इज क्वाइट गुड, वेल नोन। आप उसको किस तरह देखते हैं, या कोई दूसरी कोई और कंपनीज भी हैं? इज देयर एनी स्टोरी इन ग्लास सेक्टर? देखें तारिक और गनी दोनों में एटलीस्ट फ्लोट क्लास वाले प्लेयर्स में तो यही है कि एक दफा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो वापस बढ़नी शुरू होगी, तो सेल्स भी बढ़ जाएंगी और अर्निंग्स के नंबर्स भी बढ़ जाएंगे। तारिक और गनी में फायदा ये है कि अच्छा दोबारा वही पोजीशन साइजिंग का बहुत ख्याल रखना है। किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक का ज़ाहिर है मतलब ये नहीं है कि आप 50% पोर्टफोलियो का वो स्टॉक कर लें। दिस अगेन हैज टू बी अ स्मॉल पोजीशन। और है यही कि अभी देखें इस वक्त कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो है, बट आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होपफुली विद इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स वापस बढ़ जाएगी। तो जाहिर है जब वो हो जाएगा और वापस ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी तो ग्लास में फ्लोट में एटलीस्ट दो ही मेजर प्लेयर्स हैं, और दो प्लेयर्स होने की वजह से उनकी प्राइसिंग भी इंटैक्ट रहती है, मार्जिन भी इंटैक्ट रहते हैं। डिमांड कम हो या ज्यादा हो, दो प्लेयर्स होने की वजह से सिचुएशन मैनेज हो जाती है। तो ग्लास वाले सेक्टर में फायदा ये है कि मार्जिन मेंटेन रहते हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो काफी रीजनेबली हाई है। 30% से ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी है सेक्टर का, जो अगर हम सीमेंट देख रहे होते हैं तो वो 15% होता है। तो ग्लास ओवरऑल इज अ सिग्निफिकेंटली बेटर बिजनेस देन सीमेंट, बट जाहिर है वो फिर उतने सस्ते नहीं मिल रहे होते जितने सस्ते सीमेंट मिल रहे होते। तो ये एक चीज इन्वेस्टर्स को जो है ना वो सोचनी होती है। यूसुफ भाई, अगर हम वापस आए स्टील सेक्टर की तरफ, तो जब मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी तो आई यूज टू फॉलो INIL, बिकॉज थोड़ी सी होल्डिंग कंपनी थी, इसलिए। लेकिन बाद में जब ट्विटर स्पेसेस की तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग मुगल। तो मेरा ख्याल है स्टील सेक्टर में भी इन्होंने भी सीमेंट के साथ ही कुछ ग्रोथ दी है। उसके बाद काफ़ी देर से ये साइडवेज ही हैं, इनमें कोई फर्दर ग्रोथ नहीं नज़र आ रही। क्या क्या इसकी वजह है कि मार्केट ही साइडवेज है, इसलिए ये सेक्टर भी थोड़ा सा डल है, या कोई और रीजंस हैं? देखिए मेरा तो ख्याल है कि लॉन्ग स्टील में क्योंकि काफी ओवर सप्लाई आ गई है और जिसकी वजह से मार्जिन स्क्वीज हुए हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं आ रही। एक वो है, दूसरा एक जनरल आउटलुक ऑन कंस्ट्रक्शन लोगों को अगला साल स्लो लगता है। बट मुझे जो है वो टू बी ऑनेस्ट स्टील को एटलीस्ट लॉन्ग स्टील एज अ बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस नहीं लगता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा कोई बैरियर्स टू एंट्री नहीं है, किसी को स्टील प्लांट लगाना होता है तो वो लगा लेता है। जब ओवर सप्लाई होती है तो प्राइसेस टूट जाती हैं, और जब तेजी होती है तो और लोग प्लांट्स लगा लेते हैं। बट हाँ किसी वक्त जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वापस हो रही होगी और डिमांड सप्लाई डायनामिक्स वापस बेहतर होंगी तो सेक्टर में इंप्रूवमेंट आ सकती है। और स्टॉक्स टू बी ऑनेस्ट सस्ते हैं, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। और वही है, पोजीशन साइजिंग का ख्याल रखें अगर कोई किसी को कोई पोजीशन लेनी है तो ताकि अगर गलत हो तो पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा डेंट ना पड़े। लास्ट वीक मैंने पॉडकास्ट की थी अली नवाज भाई के साथ अबाउट सिंपल शिम्पल। सो आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, हमने डिस्कस भी किया था, आपने रिपोर्ट भी एक रिलीज की थी। सो आपका सो फार रिव्यू क्या है उन कंपनीज के बारे में? किस तरह परफॉर्म कर रहा है वर्सेस द इंडेक्स? देखें वो देखिए इंडेक्स से तो थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस है, और टू बी ऑनेस्ट ये इंडेक्स से थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस एक फ्लूक है। इतने शॉर्ट टर्म में अगर हम पिछले 5 साल का इन स्टॉक्स का रिटर्न देखेंगे तो आपको दिखेगा कि रिटर्न जो है वो इंडेक्स से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बट पिछले साल में तो कुछ परसेंटेजेस का डिफरेंस है, और ये एक इत्तेफाक है कि ये इस तरीके से हुआ है कि इसने आउट परफॉर्म कर दिया है। ये तो देखें एक ऐसे शुरू हुआ था कि एक इंटरेस्टिंग चीज बन जाए, और अली भाई का ये आइडिया था। तो एक इंटरेस्टिंग जो है वो 6-7 स्टॉक्स बन जाए जिसमें एक अच्छा एक्रोनिम बन जाए कि किसी को अगर इंट्रोड्यूस करना हो टू स्टॉक्स तो उसको क्या बोले।
तो किसी वक्त शायद ये कोई ईटीएफ बन जाए या कोई चीज बन जाए, बट मेजर गोल यही था कि रिटेल इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट डेवलप करवाने के लिए कि भाई ये 6-7 स्टॉक्स ले लें, ये सारी अच्छी सॉलिड कंपनीज है विद गुड मैनेजमेंट एंड गुड बिजनेसेस, तो जिसकी वजह से ये इस तरीके से बना था। और देखें, इस साल परफॉर्मेंस इंडेक्स से अच्छी थी, अगले साल परफॉर्मेंस इंडेक्स से शायद थोड़ी सी बुरी हो, बट फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी का छोटा सा पोर्टफोलियो है और उसको 6-7 स्टॉक्स लेके छोड़ देने, तो मेकिंग दिस पोर्टफोलियो इज नॉट अ बैड आइडिया। यूसुफ भाई, आपने कपल ऑफ टाइम्स मेंशन किया पोजीशन साइजिंग। सो अगर मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, अभी मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या ऑलरेडी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सो इस कंसेप्ट को ज़रा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे लिए पाकिस्तानी मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं किस तरह पोजीशनिंग या पोजीशन साइजिंग करनी चाहिए। आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? देखें आइडियली, देखें जो गोल है ना, वो है कि 16-18% पे इंसान 30 साल कंपाउंड करता रहे और हर महीने पैसे डालता रहे, तो पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो जाता है। और गोल ये नहीं होना चाहिए कि हर साल पैसे डबल करें, क्योंकि 2 दफा डबल करने के बाद पैसे 2 दफा आधे भी हो जाते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे तो फिर उसकी अपसाइड भी बहुत अच्छी होती है, बट उसकी डाउन साइड भी बहुत बुरी होती है, और ज्यादा बेहतर आउटकम्स होते हैं अगर इंसान लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की कोशिश करे। तो देखें, कोई रिटेल इन्वेस्टर जिसको बहुत ज्यादा नहीं पता है, उसके लिए बहुत बेहतर होता है कि 20 गुड क्वालिटी कंपनीज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, के 4-5 सेक्टर्स भी हों, और हर सेक्टर में जो है वो 3-4 कंपनीज हों, और टोटल एक 20 कंपनीज का पोर्टफोलियो बन जाए। जिन 20 कंपनीज के पोर्टफोलियो में किया यह जा सकता है कि हर स्टॉक में 5% डाल दिया जाए, तो आपके पास 20 स्टॉक्स होगा इक्वली डिवाइडेड बाय 5%। फिर जाहिर है ये होगा कि कोई कहेगा नहीं, ये एक स्टॉक जो है ना, मुझे लगता है कि बाकी चीजों से बाकी चीजों से बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और बहुत सस्ता है और बहुत बढ़ सकता है। तो आपने किया क्या कि आपने किसी एक स्टॉक को आपने 10% कर दिया। अब ये ना पर्सनल चॉइस है, आप 10 स्टॉक्स 10% भी कर सकते हैं, आप 20 स्टॉक्स 5% भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि रीबैलेंस बीच में कर लेना चाहिए अगर एक चीज कोई बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। बहुत सारे लोगों का इंक्लूडिंग मेरे ख्याल ये होता है कि आपको अपने विनर्स को नहीं बेचना होता है, और आपको अपने लूजर्स को पालना नहीं होता है पोर्टफोलियो में। क्योंकि बहुत दफा क्या होता है, अगर आप रीबैलेंस कर रहे हैं कि अच्छा ये स्टॉक दोबारा 7% हो गया, मैं दोबारा 5 कर दूं, तो ये होता है उसमें बहुत दफा कि आपने कोई अच्छा स्टॉक खरीदा हुआ था, और अब क्योंकि वो बढ़ गया है और उसकी पोजीशन बड़ी हो गई, तो आप उसको कम कर दें, तो होता क्या है कि अच्छी कंपनीज पोर्टफोलियो में से निकल जाती है। और दूसरा क्या हो जाता है कि अगर कोई स्टॉक 5% से कम होकर 3% हो जाता है, तो आप उसको फिर ऐड करके 5% कर रहे होते हैं। तो आप बहुत दफा क्या कर रहे होते हैं कि आप अपने विनर्स को बेच रहे होते हैं और आप अपने लूजर्स को और खरीद रहे होते हैं। तो उससे बहुत बेहतर आइडिया ये होता है कि जिस वक्त आप पोर्टफोलियो बनाएं, उस वक्त सारे स्टॉक्स 5% हो, एंड देन लेट द पोर्टफोलियो रन, एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न्स एंड कंपनीज की परफॉर्मेंस विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। ट्रेडिंग ना करें, हर महीने उस पोर्टफोलियो के अंदर पैसे ऐड करें, और बार बार ट्रेडिंग ना करें। बेस्ट जो होल्डिंग पीरियड होता है, वो होल्डिंग पीरियड होता है फॉरएवर, कि आपने कोई स्टॉक खरीदा और अब आप बस उसको लेके बैठ जाए। हाँ, सिक्लिकल्स में समझ आता है कि आप डाउन साइकिल में खरीदेंगे और अप साइकिल में बेचेंगे, बट ओवर द लॉन्ग टर्म, अभी मैं कुछ दिन पहले ही देख रहा था कि अगर हम लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ देखें, तो लॉन्ग टर्म अगर हम अर्निंग्स ग्रोथ देखें, तो मीजान बैंक की पिछले 10 साल का अर्निंग्स का केगर है 35%। कोलगेट पामोलिव का पिछले 10 साल का अर्निंग्स केगर है 35%। ये दोनों कंपनीज में हुआ क्या है, ये दोनों कंपनीज में रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, रनवे मिल गया, साइजेस उस वक्त छोटे थे। तो अब ये ढूंढना है कि अब इसके बाद किन कंपनीज में ये हो रहा हो। बट अच्छी कंपनीज लॉन्ग टर्म लेके बैठने में बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स बने। तो बहुत अच्छा आइडिया ये है कि 10 से 20 स्टॉक्स हों और 5 से 10% की पोजीशन साइजेस हो, एटलीस्ट जिस वक्त आप वो पोजीशन खरीदें। फिर वो बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, आप उसको रहने दें और बड़ा होने दें पोर्टफोलियो में। बट 10 से 20 स्टॉक्स इज जनरली अ गुड आइडिया फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। बहुत सारे लोग मैंने देखा है पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक्स लेके भी बैठ जाते हैं, कभी छक्के लग जाते हैं और कभी जो है वो पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस बहुत बुरी होती है। देखें, अभी ना जनरली रिजर्व में मार्केट बढ़ती भी लगती है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, इकोनॉमी रिकवर हो रही है, मार्केट बढ़ रही है। तो अभी बहुत अच्छा आइडिया होगा कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक स्टॉक पिकिंग करने की जगह अभी एक 20 स्टॉक्स लेके और छोड़ दिए जाए, 20 अच्छी कंपनीज।
कुछ आप वो सिंपल में से ले सकते हैं, कुछ आप सीमेंट स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं, कुछ आप फार्मा कंपनीज देख सकते हैं, कुछ ऑटो पार्ट्स में देख सकते हैं जैसे हमने डिस्कस किया। बट अभी मार्केट में ना एक रिटर्न बनना है, तो मार्केट का रिटर्न बनाने के लिए जरूरी है कि आप डाइवर्सिफाइड हो और आपने दो तीन चीजें ना ली हो, ताकि ये नहीं हो जाए कि पूरी मार्केट बढ़ जाए और वो दो तीन स्टॉक्स ही ना बढ़े। तो वो ना इस वक्त एक रिस्क है। अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं तो यू आर टेकिंग द रिस्क के मार्केट परफॉर्म करे और आप मार्केट के साथ परफॉर्म ना करें। तो अभी इस वक्त बहुत ज्यादा स्टॉक पिकिंग से जो आउटकम मिले, एक अच्छा आउटकम मिल सकता है जनरली मार्केट में इन्वेस्टेड होने से और हर महीने उसमें कैश ऐड करने से। यूसुफ भाई, ये मैंने डिस्कशन की थी अब्दुर्रहमान भाई के साथ एक प्रीवियस पॉडकास्ट में कि सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि डॉलर कॉस्ट एवरेज कहते हैं, वो करना चाहिए, या कि लमसम पैसे डाल देने चाहिए। सो आपके ख्याल में व्हाट इज बेस्ट, एसआईपी जो कहते हैं सिस्टमैटिक करना चाहिए, या कि लमसम पैसे डाल देने चाहिए? देखें, साइकोलॉजिकली ज्यादा आसान होता है मेरे ख्याल से, जितना हमारा क्लाइंट्स के साथ एक्सपीरियंस और लोग इन्वेस्टर्स के साथ बात करके एक्सपीरियंस है रिटेल के साथ स्पेशली, कि जो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, उनके आउटकम्स जनरली, एटलीस्ट मुझे फील हुआ है, मैं किसी डेटा से नहीं कह रहा, बट साइकोलॉजिकली ज्यादा आसान होता है एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी एवरी मंथ। और उसकी वजह यह है कि अगर आप लम सम पैसे डालते हैं और अगर पहले 3 महीने में पोर्टफोलियो नीचे आ जाता है ना, तो एक बहुत लाइकलीहुड हाई हो जाती है कि आप बंद कर देंगे इन्वेस्ट करना। और उसकी जगह अगर आप हर महीने कैश ऐड कर रहे हो, चाहे मार्केट ऊपर हो या मार्केट नीचे हो, तो साइकोलॉजिकली ज्यादा आसान होता है। क्योंकि अगर आप ओवर 2 इयर्स पैसे डालते हैं और मार्केट उस टाइम में बढ़ जाती है, तो बड़ा अच्छा चांस होता है कि आप वो कंटिन्यू करें। तो देखिए, करना वो चाहिए जो इंसान कंटिन्यू कर सकता हो 20-30 साल के लिए। और देखिए, मार्केट टाइम हो नहीं सकती, इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट, इट्स अबाउट टाइम इन द मार्केट। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि पूरा रिटर्न जो साल का होता है, जिन सालों में 15-20%, 30% रिटर्न बनता है, तो आप देखेंगे 4-5 दिन में वो पूरा रिटर्न बन जाता है। 5-10 दिन में, साल के जो 200-300 दिन में से 5-10 दिन में वो पूरा रिटर्न बन जाता है। तो बहुत जरूरी होता है कि आप उन सारे दिन जो है वो मार्केट में हो और आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंटली ज्यादा आसान होता है। और स्पेशली इफ यू आर यंग, तो आपके पास स्टार्ट में बहुत ज्यादा पैसे वैसे ही नहीं होते, तो आपको एक इनिशियल अमाउंट डाल के और फिर पूरी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्ट करना होता है। हाँ, फॉर पीपल हु आर ओल्डर एंड स्टार्टिंग लेट, उनके पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होता, लेकिन उसमें भी देखें एक ऑप्शन है साइकोलॉजिकली अपने आप को के लिए आसान रखने के लिए, कि आप उस अमाउंट को टुकड़ों में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, ताकि अगर इनिशियली मार्केट नीचे आए तो आपके लिए साइकोलॉजिकली वो आसान हो। वरना अगर आप सारे पैसे एक साथ डाल दें और फर्ज करें 3 महीने के लिए मार्केट नीचे आ जाए, तो बहुत सारे लोग जो है वो पैसे बाहर निकाल लेते हैं और बोलते हैं ये नहीं करना है, और साइकोलॉजिकली मुश्किल होता है। तो साइकोलॉजिकली आसान रखने के लिए SIP टाइप चीज करना बेहतर लगती है। और देखें, अगर कोई यंग है तो उसको तो SIP वाली चीज ही करनी है ना। अब किसी ने, कोई 25 साल का, उसने आज नौकरी शुरू की है, तो उसके पास लमसम पैसे तो विजय भाई रखे हुए हैं ही नहीं ना। तो उसको तो स्टार्ट ही ऐसे करना है कि उसको पहले 10,000 रुपए डालने हैं, फिर 10,000 और डालने हैं, फिर 10,000 और डालने हैं। अगर बहुत अच्छी जॉब लग गई है तो 50,000 डालने हैं और फिर और 50,000 डालने हैं। बट स्टार्टिंग अर्ली, इसकी पहले 2 साल जब आपका पोर्टफोलियो छोटा होता है तो उस वक्त आप सीख रहे होते हो क्या करना। और अल्टीमेटली जो है वो सब कुछ सीखने के बाद आउटकम यही निकलता है कि इंसान समझ जाता है, अच्छा मुझे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में और हर महीने अच्छे स्टॉक्स खरीदते रहेंगे। तो अगर आप वो खरीदते रहेंगे तो जनरली ओवर द लॉन्ग टर्म अच्छा आउटकम निकलता है। बाकी खिजर भाई, हम लोग एक इंशाल्लाह आपकी पॉडकास्ट अपलोड होगी मेरा ख्याल है फ्राइडे को। होपफुली मंडे या ट्यूसडे को हम एक स्टॉक के ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज करेंगे। तो वो आप भी देखिएगा, अपने व्यूअर्स को भी कहिएगा, मुझे एक अच्छा लॉन्ग टर्म एक कंपनी अच्छी लग रही है और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हम जब वो मंडे ट्यूसडे को रिलीज करते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपसे भी उसके ऊपर बात करेंगे। यूसुफ भाई, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैंने भी जो सीखा है, आई फॉलो ऑलमोस्ट 10 स्टॉक्स,
मुख्तलिफ सेक्टर से। अभी जब मार्केट बढ़ रही थी और उसमें करेक्शंस भी आती थी तो मैंने काफ़ी इंजॉय किया था कि डिफरेंट सेक्टर्स थे, 2-3 अप जा रहे होते थे, कोई साइडवेज हो जाता था, तो जो ओवरऑल प्रोग्रेस होती थी वो ऑलमोस्ट ऊपर ही जा रहा था पोर्टफोलियो। सो तकरीबन 10 तक फॉलो करने में मुझे मज़ा आया, डिफरेंट सेक्टर से चूज़ करने में मज़ा आया। और दूसरा आपने जो कहा है कि सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जब मार्केट बहुत ही बुरी थी तो मैं सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ। हर महीने जो सैलरी से बचते थे मैं पीएसएक्स में डालता जा रहा था। एक मेरा टारगेट था कि मैंने इतने पैसे डालने हैं, इतने टाइम फ्रेम में डालने हैं, और 10 स्टॉक्स हैं, उनमें इतने-इतने शेयर्स लेने हैं मैंने। सो इसने भी मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, एक अच्छा एक्सपीरियंस था ये भी। तो वो करना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, वो करना चाहिए जो आपके लिए साइकोलॉजिकली आसान हो और जो आप फॉलो कर सकें। जैसे जो डाइट और एक्सरसाइज के लिए जो बात बोलते हैं ना, कि आप डाइट वो वाली करें जो आपके लिए सस्टेनेबल हो और एक्सरसाइज भी वो वाली करें जो आपके लिए सस्टेनेबल हो, तो वैसे ही इन्वेस्टिंग भी है। तो आप वो चीजें करें जो आपके लिए सस्टेनेबल हो, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म काम है और एक लॉन्ग टर्म चीज करनी है। तो एक साथ डालने से बस इन एक साथ डालने से बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। तो कोई ऐसी चीज ना करें जिससे कोई इस तरह की घबराहट हो। बिल्कुल, बिल्कुल। लमसम डालने का नुकसान यही है ना कि आपको पता नहीं है कि ये अच्छी स्पॉट पे मैंने ले लिया है, या वाज़ दिस राइट टाइम, कोई न्यूज़ आ जाए, प्राइस नीचे चली जाए, फिर आपको परेशानी होगी कि यार मेरा तो पोर्टफोलियो नीचे आ गया, नेगेटिव हो गया, आप फिर रोज़ उसका परफॉर्मेंस देखते रहेंगे या प्राइसेस देखते रहेंगे। यूसुफ भाई, अगर अभी मेरे पास 1 मिलियन रुपीज़ हैं और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आपका क्या मशवरा होगा? कहाँ पे डालने चाहिए मुझे? देखिए खिजर भाई, वही वाली बात, 10 से 15 स्टॉक्स में होना चाहिए जिसके अंदर ऑटोज भी हों, ऑटो पार्ट्स भी हों, सीमेंट्स भी हों, एक आधा बैंक भी हो। बैंक शायद बहुत हैवी ना हो इस वक्त। बैंक भी हो, एक आधी ऑयल कंपनी भी हो, बट डाइवर्सिफाइड हो इन 10 to 20 कंपनीज, एक जगह पे ना हो। और मेरा ख्याल है यही एक पीस ऑफ एडवाइस है। और दूसरा ये है कि अगर अगर 10 लाख रुपए हैं तो वो 2-2 लाख रुपए महीना करके डाल दें, इवन दो शायद मार्केट अभी फौरन भी बढ़ जाए, बट साइकोलॉजिकली आसान रहता है आराम आराम से पैसे डालना। दूसरा जाहिर है मैं बोलूंगा चेस सिक्योरिटीज में अकाउंट खोलें, डायरेक्ट हमसे बात करें और हम कोई पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। सबकी अ, सबका पोर्टफोलियो बहुत पर्सनलाइज तरीके से बनता है, सबकी एज के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। देखें, अब अगर कोई 25 साल का है तो उसको मैं बहुत इलिक्विड स्टॉक्स भी बोल सकता हूँ एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए, और एक बहुत रिस्की पोर्टफोलियो भी बनाया जा सकता है। तो सबका पोर्टफोलियो बहुत पर्सनलाइज तरीके से बनता है, जिसकी वजह से कोई जनरल रिकमेंडेशन ऑफ हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो नहीं दी जा सकती। अब कोई 20 साल का है और अभी सीखना शुरू कर रहा है, हम उसको ये भी बोल सकते हैं यू कैन बाय 3 स्टॉक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पैसे उड़ भी जाएंगे तो यू विल मेक देम अगेन, बट यू लर्न। उस इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है। इवन दो आई वुडंट रिकमेंड बाइंग 3 स्टॉक्स टू अ 20 ईयर ओल्ड ऑल्सो, जबकि जब मैं 20 साल का था तो मैं यही करता था, मेरे पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक्स होते थे एंड दैट टर्न आउट वेल ऑल्सो। बट अब क्लाइंट्स को जाहिर है ये नहीं हम रेकमेंड कर सकते। बट सबका पोर्टफोलियो बहुत पर्सनलाइज होता है, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एपेटाइट, द रिटर्न रिक्वायरमेंट, दैट लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। कोई यूनिक रिक्वायरमेंट तो नहीं है, किसी लोगों को सिर्फ शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स चाहिए होते हैं। तो तो बहुत पर्सनलाइज्ड होता है पोर्टफोलियो, किसी का भी स्पेसिफिक अगर पोर्टफोलियो बनाना हो तो। बट जनरली डाइवर्सिफाइड रहें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, हर महीने पैसे डालें, जनरल यही रिकमेंडेशन। Pharma sector, I believe, is not part of cyclical sector. थोड़ा सा फार्मा के बारे में अगर एक्सप्लेन कर दें। सिटी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया रिसेंटली, हाईनून ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, कुछ जैसे सरल है वो एक साइडवेज है, बट बहुत सारे फार्मा में स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा भी परफॉर्म किया और कुछ तो बिल्कुल लैक लस्टर से ही रहे हैं। सो आपका व्यू क्या है अबाउट फार्मा सेक्टर? देखिए खिजर भाई, मेरी बहुत अच्छी ग्रिप नहीं है टू बी ऑनेस्ट फार्मा पे, बट दीज आर हाई रिटर्न ऑन इक्विटी बिजनेसेस। जो फर्ज करें अगर सीमेंट में 15% रिटर्न बनता है तो यहाँ 30-35% रिटर्न बन रहा होता है। बट इंसान को ये भी ख्याल रखना है कि दीज स्टॉक्स आर ऑल्सो मोस्टली ट्रेडिंग एट अबव 10 times अर्निंग्स।
तो ये स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा सस्ते नहीं है, मतलब आपको चीजें शायद दूसरे सेक्टर्स में जहाँ यही रिटर्न ऑन इक्विटी 5, 6, 7 टाइम्स अर्निंग्स पे भी मिल जाए, बट हाँ पोर्टफोलियो का पार्ट बनाया जा सकता है। सिटी अच्छी कंपनी लगती है टू बी ऑनेस्ट, सिटी ही अभी सस्ता भी था ट्रेडिंग एट अराउंड 9, 10 टाइम्स अर्निंग, तो सिटी भी अच्छा लगता है। हाइनून इज ऑल्सो अ ग्रेट कंपनी, फिरोज इज ऑल्सो अ ग्रेट कंपनी। तो बट उसमें भी वहां पे भी यही करना चाहिए कि अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है तो, और उसने एक फार्मा के लिए एक पोर्शन डेडिकेट किया है, तो वहां पे भी एक बुके ही बनाना चाहिए। फिर पी देख सकते हैं, प्राइस टू बुक देख सकते हैं, कंपनी की स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। यूसुफ भाई, I'll make this one a last question. So हमने cyclical को डिस्कस किया है और सीमेंट को कवर किया है, स्टील को भी डिस्कस किया है, उसके बाद ऑटो पार्ट्स भी आपने डिस्कस किए हैं, ऑटोज को भी डिस्कस किया है, ग्लास को भी डिस्कस किया है। कोई ऐसा सेक्टर है सिक्लिकल्स में जो कि रह गया हो, एटलीस्ट उसकी निशानदही कर दें? सर मंडे ट्यूसडे को रिपोर्ट आ रही है खिजर भाई, बस रिपोर्ट का वेट करें। उसके एक्सीलेंट। बाद रिपोर्ट का वेट करें, मेरा ख्याल है एक उस रिपोर्ट के ऊपर इंशाल्लाह पूरा सेशन कर लेंगे। तो उसमें ये उस सेशन में हम ये कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर हमने क्या 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 एनालाइज किया ना, उसका लोगों को बहुत अच्छा फ्रेमवर्क मिल सकता है। अभी भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिक्लिकल्स में बिल्कुल इन्वेस्ट ही नहीं किया। मैं जानता हूँ कुछ दोस्त हैं, उनसे अगर बात करो तो उन्होंने बिल्कुल, जब से मार्केट ने बॉटम से यहाँ तक पहुंच गई है 40 से 80 तक, उन्होंने अभी तक सिक्लिकल्स को टच ही नहीं किया। तो आपके ख्याल में सिक्लिकल्स को लेना चाहिए, अभी टाइम है या कि टाइम गुजर गया है? आपकी एडवाइस क्या होगी अबाउट सिक्लिकल स्टॉक्स? टाइम ना नहीं कर सकते हैं स्टॉक्स को, और सिक्लिकल्स को कंप्लीट पास करना भी ना कोई बहुत यूनिक या कोई बहुत अजीब सी बात नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कंफर्टेबल होते हैं। देखें सिक्लिकल्स बिल्कुल बॉटम पे भी नहीं है, बट महंगे भी नहीं है इस वक्त। मतलब ऑटोज की भी अर्निंग्स काफी बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं एक्चुअली, तभी स्टोरी ही नहीं स्टार्ट हुई है, और गाड़ियां तो बिक ही नहीं रही हैं, और स्टील भी नहीं बिक रहा है, और सीमेंट भी नहीं बिक रहा है, और टायर भी नहीं बिक रहे हैं। तो अभी तो सेल्स होना स्टार्ट होंगी, ऑटो पार्ट्स में भी यही हो रहा है कि सेल तो अभी होना स्टार्ट होगी। तो हाँ पोर्शन, एक पोजीशन साइजिंग का ख्याल रखना है, और पोर्टफोलियो का एक पार्ट जरूर बनाया जा सकता है। बट स्टॉक्स बहुत सस्ते भी नहीं है अब, जितने सस्ते साल 1.5 साल पहले थे उतने सस्ते नहीं है, बट पीक के मतलब हाफ वे भी नहीं है। तो हाँ, तो पोजीशन ली जा सकती है, बट उतने सस्ते जाहिर नहीं है स्टॉक्स जितने 1.5 साल पहले थे। और ये अक्रॉस द बोर्ड है, ये में भी है, ये ऑटो पार्ट्स में भी है, सीमेंट्स में भी यही है। यूसुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपसे बात करके बहुत मज़ा आता है, बहुत सीखने को मिलता है। बट आई थिंक जो आप डिस्कस कर रहे हैं रिपोर्ट को, तो अगली पॉडकास्ट में विल ट्राई टू डू इट बेटर। थैंक यू। ठीक है सर भाई, अल्लाह हाफिज।